एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात, आज की टीवी और आज के सोशल मीडिया की जो अहम खबरें उनके बारे में बताएंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में कुछ खास टॉपिक्स हमने लिए जिन पर हम डिस्कशन करें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो है कि आरएसएस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा भारत को बनाना चाहते हिंदू पाकिस्तान। वहीं जो आज की दूसरी खबर वो ये है कि बरेली नहीं जा पाएंगे सपा नेता। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे और इकरा हसन और संभल से सांसद बर्ग को हाउस अरेस्ट किया गया है। वहीं आज की जो तीसरी खबर हुई है कि इजराइल बंधकों को छोड़ेगा, सत्ता से भी हटेगा। गाजा प्लान पर राजी हुआ हमास, तो बोले डोनाल्ड ट्रंप। इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम। शुक्रिया। शाहिद, सबसे पहले अगर हम बात करें तो है कि आरएसएस को लेकर के जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से बयान सामने, उसमें कहा गया है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में संघ द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शिवसेना के मुखपत्र ने इस पर सवाल उठाया है। सामना में छपे लेख ने हाल ही में आरएसएस के डीएनए और उसकी विचारधारा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पत्र में दावा किया गया है कि संघ के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अवधारणा पर एक बार फिर से सख्त आवश्यकता है। सामना के मुताबिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संघ का लगभग 0 योगदान रहा है, 0 योगदान रहा है। इसके बावजूद उसके नेता जो हैं आज़ादी और राष्ट्रवाद पर बड़े बड़े भाषण देते हैं। साथ ही लेख में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के शासन की तारीफ करने के लिए संघ ने कायर और भाड़े के लोगों की फौज तैयार कर रखी है, जिसपे खुद मोहन भागवत भी शामिल है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी संघ के 100 साल पूरे हुए हैं और संघ के 100 साल को लेकर के हमने देखा कि कई जगहों पे बड़े बड़े आयोजन किए गए। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी बीजेपी नेता हैं या संगठन से जुड़े जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं संघ की तारीफ की है और उसको बहुत ही बड़ा और अजीमुशान एक संगठन बताया। लेकिन उसकी हकीकत यही जो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि संघ ने देश की राजनीति में कोई भी, देश की जो आज़ादी थी उसमें कोई भी योगदान नहीं दिया है। संघ आज़ादी में खड़ा रहा लेकिन वो अंग्रेज़ों के साथ खड़ा रहा है। संघ ने कभी भी देश की आज़ादी में उन चीज़ों का साथ नहीं दिया जो चीज़ें हिंदुस्तान के लिए थी। संघ ने टू राष्ट्र का वो अपनाया जिसको लेकर के फिर पाकिस्तान बनाएगा, उसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाता है सभी को पता। संघ ने अपने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर इस देश के प्रधानमंत्री, इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि संघ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है देश में, संघ को तोड़ने की, उसको रोकने की, ये करने की, वो करने की साजिशें की गई, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ उस ओर इशारा करती हैं कि इस देश में पूरी तरह से संघ हावी हो गया है। और वही जो है अब सारी चीज़ें उसी हिसाब से हो रही हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं आजकल देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुई हैं और ना कभी होनी चाहिए। तो शायद इस पे आपका क्या है, क्योंकि शिवसेना की जो सामना है उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें छापी गई हैं। आरएसएस की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से इस बार खास तौर पे आरएसएस पर जोर दिया, उस पर साफ तौर पे ये चीज़ अब क्लियर हो रही है कि एक तो होता है कि किसी पे इतिहास थोपना और एक होता है कि ऑलरेडी किसी की इतिहास बनी होती है। तो आरएसएस की बात की जाए तो इस पर अब इतिहास थोपने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें किसी कामकाज की तो अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके बारे में ऑलरेडी पब्लिक जान चुकी है। महात्मा गांधी की बात की जाए, बिस्मिल्लाह खां की बात की जाए, अब्दुल कलाम आज़ाद की बात की जाए, इन्होंने जो इस देश के लिए किया, इनकी इतिहास वो खुद नहीं बताने हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। उनकी इतिहास आम पब्लिक जानती है, बाकायदा इतिहास के पन्नों में इनके जो काम काज है वो दर्ज है। तो आखिरकार आज प्रधानमंत्री मोदी को या भगवत जो आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, उनको बताने की बार बार जरूरत क्यों पड़ रही है कि आरएसएस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, आज़ादी में उन्होंने पूरी तरह से शामिल रहा। ये भी देखा जाता है कि कई लोगों का यह मानना है, कई जगह देखा भी गया है कि यही आरएसएस पार्टी है जिसने इस देश में रहते हुए संगठन है, इस देश में रहते हुए कई सालों तक इस देश का झंडा तक अपने जो आरएसएस का मुख्यालय है उसमें उन्होंने नहीं फहराया, महाराष्ट्र में। तो आप देखें कि जिस देश में आप रह रहे हैं, इस देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है आप उसको नहीं फहराते हैं। और आज जब सिचुएशन बिगड़ रही है, जब आपको पता है कि अब सबके कानों तक बात पहुंच चुकी है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन रहा कि वो आज़ादी में भाग नहीं लिए, तो अब खुद प्रधानमंत्री मोदी जो कि कहा जाता है कि कोई भी एक संवैधानिक पद पे जब होता है तो वो सबका होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से किसी एक खास संगठन के लिए बात कर रहे थे, उससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि अब वो सबके कानों में जबरन बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस ने इस देश में अभी आपने कहा कि खड़ा तो रहा, लेकिन
आजादी के लिए नहीं, वो अंग्रेजों के साथ खड़ा रहा वो। अब अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना की पहली बार जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है ये काफी आलोचनात्मक मानी जा रही है, क्योंकि शिवसेना की भी एक छवि हिंदुत्व रही है, इसमें कोई शक नहीं है। महाराष्ट्र में अभी भी वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना यूबीटी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं वो भी आरएसएस जैसे संगठन पे, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब सब कुछ ठीक, हम चाहे शिवसेना की बात करें या आरएसएस की बात करें, कुछ भी ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो खुद देखा गया देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के जो 100 साल पूरे हुए उसमें वो शामिल हुए, वो तो आरएसएस रहे, और तार तब जुड़ने लगा जब देखा गया कि चुनाव खत्म हो, उसके बाद से वो नागपुर पहुंचे, आरएसएस मुख्यालय में गए, उसके बाद से ही मानी जा रही थी कि उनका सीट कंफर्म है मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर, तो बाद में मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन अगर हम शिवसेना की बात करें तो जो उनका मुखपत्र सामना जारी होता है उसमें इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरएसएस की आजादी में कोई हिस्सेदारी नहीं रही। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पे भी निशाना साधा, गृह मंत्री अमित शाह पे भी निशाना साधा। कई लोगों ने यह भी कहा कि हमने अभी पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर देखा गया कि एम.के. स्टालिन ने तकरीबन 35 से ज़्यादा आरएसएस के जो लोग थे उनको गिरफ्तार करवाया, क्योंकि कहा गया कि ये एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पे ये लोग जाकर अपना कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ के जो प्रिंसिपल है ये कहा कि इसका कोई परमिशन नहीं लिया गया। तो आप देखिए कि आरएसएस को किस तरह से पूरी छूट दी जा रही है कि आप जब जहां चाहें वहां कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। और आरएसएस, अगर प्रधानमंत्री मोदी किसी बड़े मन से आरएसएस को लेकर अगर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आरएसएस को कितनी बड़े पैमाने पे फंडिंग की जा रही है, कितनी बड़ी पैमाने पे उसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि आरएसएस की खुद उसकी हम तारीफ की बात करें, बड़ाई की बात करें तो किसी देश का प्रधानमंत्री कर रहा हो। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो वो 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी मुस्लिम मंच पे जाकर अगर कोई एक तरफा लगे प्रधानमंत्री मोदी किसी मुस्लिम के पक्ष में बोल लें तो कल लोग उन्हीं के जो पार्टी के जो लोग हैं वो उन पर सवाल खाना शुरू करेंगे। तो लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप प्रधानमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी 140 करोड़ लोगों के हैं, तो आप किसी ऐसे मंच को साझा ना करें, ऐसे मंच पे ना जाए जो ये दर्शाता हो कि किसी आप एक खास समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जिस तरह आपने बोला है कि शिवसेना के बीच अभी मानी जाती है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन अभी हमने देखा जब से वहाँ पे एमवीए की सरकार बनी थी उसके बाद से शिवसेना ने अपनी छवि चेंज की है और उस छवि को कहीं ना कहीं सेकुलर हिंदू जो एक छवि होती है उसमें उसने अपने आप को तब्दील किया है। यही वजह है कि वहाँ पे इस वक्त वो बीजेपी के साथ नहीं, अगर आना चाहते बीजेपी के साथ आ सकते तो उनको कोई रोकता नहीं था, ना कोई रोक सकता था किसी को। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आपने अभी बात की कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं 140 करोड़ आवाम के प्रधानमंत्री हैं, उनको किसी ऐसे मंच पे नहीं जाना चाहिए जहां जिसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई और ये लिखी गई और ये हकीकत भी हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो हमने ये भी देखा कि देश के प्रधानमंत्री हर जगह जा कर के आरएसएस के लिए ऐसे वर्ड बोलने कि वो लोगों के जहन में बसाए जाएं। अभी हमने देखा दिल्ली सरकार जो है वो आरएसएस को लेकर के एक चैप्टर तैयार कर रही है जो उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो अब एडमिशन लेंगे। इस तरह से आरएसएस की एक हिस्ट्री लिखी गई है जो कि आरएसएस वालों ने खुद अपनी हिस्ट्री लिखी है और वो अब हिस्ट्री चाहे वो झूठ की बुनियाद पे हो, जिस तरह भी हो वो करी जाएगी। आरएसएस के सावरकर के बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन हैं सावरकर, और जब देश के हमारे विपक्ष के लोकसभा के नेता राहुल गांधी जब अपनी यात्रा निकाल रहे थे उस दौरान उन्होंने सावरकर पे टिप्पणी की थी, तो हमने ये भी देखा था कि यही शिवसेना यूबीटी थी जिसने उसका अपोज किया था कि आप सावरकर को कुछ नहीं बोल सकते। मतलब ये है कि अगर कोई क्या बोलते हैं मराठी है उसके बारे में आप नहीं बोल सकते हैं। और ये बात सबको पता है कि सावरकर ने कितनी माफ़ियाँ मांगी तो क्या क्या चीज़ें की थी। लेकिन सबसे अहम चीज़ एक ये भी है शायद यहाँ पे कि आरएसएस ने जितना ज़्यादा संघर्ष किया है अपने आप को बढ़ाने में, आज वो कहीं ना कहीं देश की सत्ता में काबिज हैं और उनके इशारों पे काम हो रहा है। तो और कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं उस तरह से बढ़ पाया। हम देखते हैं कि 6 बजे 5 बजे उठ के आरएसएस के जो लोग होते हैं वो किस तरह से रैलियां करते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं। इससे हम सबको सीखना चाहिए कि अगर इस तरह से कोई और करना चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन अभी रीज़न ये है कि आरएसएस पे एक बार बैन भी लग चुका है और आरएसएस पे ये भी इल्ज़ाम लगता रहा है कि उसने देश के जो राष्ट्रपिता हैं उनको उनका जो मर्डर हुआ था, उनको जो गोलियां मारी गई थी उसमें भी अहम भूमिका रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज आरएसएस हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। नहीं, एक चीज़ हम अभी आपने सावरकर का नाम लिया, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि इंसान की जो व्यक्तिगत पहचान हो या जो उसकी अपनी छवि होती है
उससे पहचान मानी जाती है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी आलोचना होती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे कि आज भी ओपोजिशन के कुछ ऐसे नेता हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी को अच्छे मानते हैं। तो सावरकर की जहाँ तक बात है तो सावरकर के बाद अभी आपने महाराष्ट्र का जो जिक्र किया, तो हो सकता है कि सावरकर के जो अपनी छवि थी उनकी बेहतर रही हो, तो इसीलिए उन्होंने सावरकर को माना, अटल बिहारी वाजपेयी को। ऐसा नहीं है कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद करते हैं, तो वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि दूसरी की जो छवि है, दूसरी की जो पहचान है, उसकी आड़ में अब जो नए सियासतदान हैं, जो नए लोग हैं, वो अपनी विरासत बचा रहे हैं, या फिर कह ले कि जो सियासत रोटियां हैं वो सेकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी की जो बीजेपी है वो जो देश के, आपने अभी बात की अटल बिहारी वाजपेयी की, उसकी उनकी जो 5 साल की सरकार थी उनको मानती नहीं है, क्योंकि अभी के बीजेपी का कहना है कि 70 साल तक कांग्रेस ने देश में राज किया, तो 70 साल में कांग्रेस नहीं राज नहीं किया, कई ऐसी और पार्टीज आई, प्रधानमंत्री बने, हट गए। हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी काफ़ी समय तक प्रधानमंत्री रहे, उनके कामों को बीजेपी भूलती जा रही है, और उनकी जो कही हुई संसद की बातें हैं जो अभी भी आप सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे डाल के देख सकते हैं, वो सारी चीज़ों को बीजेपी भूल चुकी है। लेकिन वहीं अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो है उत्तर प्रदेश में बरेली हिंसा के बाद आज समाजवादी पार्टी के 14 जो है सदस्यीय डेलीगेशन दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही सपा नेताओं को रोक लिया गया है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने लखनऊ में और जियाउर रहमान बर्क को संभल में हाउस अरेस्ट कर लिया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अभी इकरा हसन की भी वीडियो सामने आती जो अपने घर से निकली थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। वहीं दिल्ली से 3 सपा सांसद इकरा हसन और जो नदवी हैं और हरेंद्र मलिक को भी मेरठ टोल प्लाजा पर पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया है। संभल में सपा सांसद जियाउर बर्क के घर के आगे काफ़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अभी हमने 3 दिन पहले देखा था कि इमरान मसूद के घर पे काफ़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, वो भी जाने वाले थे। तो एक तरह से डिक्टेटरशिप बिल्कुल अपनाई जा रही है। और एक और ख़बर सामने आती है जो कल आई थी कि एक लड़के ने आइला मोहम्मद के नाम पे एक वीडियो बनाया था जिसको कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया गया। तो ये बात है बदायूं में आइला मोहम्मद पर वीडियो और एआई तस्वीर पोस्ट करने के बाद पुलिस ने समीर नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी द्वारा बनाए गए वीडियो से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका थी, इसलिए युवक पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर हम एक और न्यूज़ देखें कल की, तो उसमें यह है कि एक वीएचपी का लीडर जो है, वीएचपी का बंदा या और किसी भी उसका है, तो वो पुलिस वालों को धमकी दे रहा है और पुलिस वाले उसके साथ हल्का सा हाथ टच करके आगे चलो। तो इस तरह की बात अगर कोई और करे तो वहाँ पे लाठीचार्ज हो जाती है। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी की पहचान के बिना हम कार्रवाई करते हैं। तो अगर वो पहचान के बिना कार्रवाई करते हो तो आप देख सकते हैं उसी तरह जिस तरह एक सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मारा गया था, उसके बाद क्या चीज़ें हुई आप सबके सामने हैं। तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को खुद सामने लेकर के आ रहे हैं, उन चीज़ों के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। रीज़न ये कि वहाँ पे योगी सरकार है, योगी जी जो है वो मठ से आते हैं, उनके बारे में सभी को पता है कि वो किसके लिए काम करेंगे, किन लोगों के लिए काम करेंगे। तो क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, तो आप इन्हीं सब चीज़ों पे काम करें। लेकिन अभी जो हम बात करें, बरेली में जो सांसद जाने वाले हैं या फिर लीडर्स जाने वाले हैं समाजवादी पार्टी के, तो उनको रोक दिया गया। शायद अगर रोका गया है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। और वहीं अगर हम बात करें कि इकरा हसन को भी रोक दिया गया है और क्या बोलते हैं मोहिबुल्ला नदवी को भी रोक दिया गया है, हरेंद्र मलिक को भी मेरठ टोल प्लाजा पर रोक दिया गया है, साथ ही बर्क को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और वहीं माता प्रसाद पांडे को भी दिल्ली में हाउस अरेस्ट कर लिया गया, सॉरी लखनऊ में हाउस अरेस्ट किया गया। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस खुद सवालों के घेरे में है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि खुद एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है कि बरेली में सब कुछ शांति है, तो अगर शांति है तो फिर नेताओं को या फिर जो डेलीगेशन है उसको वहाँ पे जाने की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है। हमने संभल में भी देखा कि किस तरह से वहाँ पे जद्दोजहद करनी पड़ी, समाजवादी पार्टी के कुछ जो डेलीगेशन तय किया गया उनको वहाँ पे नहीं जाने दिया गया, तो बार बार राहुल गांधी को भी नहीं, राहुल गांधी को वापस करना पड़ा। तो बार बार ये कहा जाता है कि इलाके में पूरी तरह से शांति है, तो जब शांति है तो ऐसे नेताओं को वहाँ पे जाने की परमिशन प्रशासन क्यों नहीं देती है। आखिरकार वहाँ पे क्या जमीनी सच्चाई है, क्या हकीकत है जिसको छुपाने की कोशिश करती है। अभी भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे कल जो जुमे की नमाज हुई उसके बाद से वहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई थी। अभी भी खबर सामने आ रही है कुछ इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई है, जो नॉर्मल मैसेज है वहाँ से वो तक नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक है तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी अगर आप बीती किसी से बताना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे
क्यों उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहां पे ऐसा क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां की जो अंदर की चीजें हैं वो बाहर ना जाए। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो देखा गया कि संभल में जब घटना हुई उसमें भी उन्होंने पूरी जोर से कोशिश की कि वहाँ पे हम जाएं, जो लोगों की बात है वो सुने, लेकिन कुछ दिन उनको जाने नहीं दिया गया। लेकिन बाद में जो स्थानीय सांसद हैं वो वहाँ के लोगों से मिले, जो पैसे थे या जो उनको मदद करने की कोशिश की गई वो किया गया। अभी हम बात करें बरेली की तो वहाँ पे कुछ जो सांसद जिसमें जाने माने नेता शामिल है। अगर हम इकरा हसन की बात करें, जयउर रहमान बर्क की बात करें, तो ऐसे तमाम नेता शामिल हैं जिनको कहा गया था कि आप बरेली में जाए, वहाँ की सिचुएशन क्या है, लोगों से मिले। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी शामिल हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो वही सवाल है ना कि अगर आप माता प्रसाद खुद उसमें मौजूद हैं और नेता शामिल है तो उनको जाने की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है। अब इसमें गौर करने वाली बात, अभी आपने कहा कि कल खुद हमने अवैसी का बयान देखा कि उन्होंने ये कहा कि इस देश में अब आई लव मोदी कहना आसान है लेकिन आई लव मोहम्मद कहना मुश्किल है, क्योंकि लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे पोस्टर सामने आ रहे हैं कि अगर कोई इंसान आई लव मोहम्मद लिख रहा है तो बाकायदा उसको पुलिस अरेस्ट कर रही है और ये कह रही है कि ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं, शांति भंग कर सकते हैं। कि तो क्या जो आई लव महादेव लिख रहे हैं या जो लगातार नारेबाजी की जा रही है, आई लव महादेव लिखा जा रहा है, आई लव बुलडोजर लिखा जा रहा है, आई लव योगी, इससे शांति भंग नहीं हो रही है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि खुद हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे जो अभी दशहरा खत्म हुआ है, जो रावण का दहन हुआ, उसके बाद से जो गाड़ियां जा रही है उस पर यह बजाया जा रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो आप देख, तो जब ऐसे स्पीचेस, अगर ऐसे बयान, ऐसे सॉन्ग चलाए जा रहे हैं तो क्या इससे आपकी जो शांति है वो भंग नहीं होती है। अगर हम वहां बरेली की बात करें तो वहां के जो पुलिस कमिश्नर जो डीएम है उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे बीएनएस की धारा 163 यानी जो पहले धारा 144 हुआ करती थी वो लगाया गया है और इस धारा के तहत एक जगह पर इकट्ठा 3 से 4 लोग नहीं हो सकते हैं। तो इस घटना के बीते 7 से 8 दिन होने को हैं, आप एक तरफ शांति का दावा करते हैं लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि वहां पे जो डेलीगेशन है, जो समाजवादी पार्टी तरफ से लोग तय किए गए हैं, आप उन्हें वहां पे जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अगर हम बात करें इस पूरी घटना की तो इसमें कहा गया जो घटना हुई उसके बाद से आप समझे कि छोटी सी घटना में जो कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने विवादित बयान दिया उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं, उन पर कोई एक्शन नहीं, जो इसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाह रहे हैं उन पर लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो युवा हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है, उन पर कठोर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कई संगीन धाराएं लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में उनकी जो कैरियर है पूरी तरह से ठप हो जाए। इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ बरेली में कहा जा रहा है कि इसमें 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आप बताएं कि 2000 एक संख्या होती है और उन लोगों पे, अज्ञात लोगों पे, नाम भी नहीं पता है, बस जो नाम आया 2000 लोगों पे हमने मामला दर्ज कर दिया। वही जो नामजद हैं यानी जिनके नाम है उन पर 10 एफआईआर दर्ज की गई। आप बताएं कि अगर प्रशासन किसी पर एफआईआर दर्ज करती है वो इतना कठोर एफआईआर होता है, तो अगर 10 एफआईआर दर्ज की गई है तो सोचे कि उन लोगों पे क्या बीत रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो स्थानीय जो मौलाना है तौकीर राजा, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनके साथ साथ 81 और स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए कि कैसे जब वहां पे लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद आप उनकी बात सुनने की बजाय, उनके जो मसले हैं उसको हल कराने की बजाय आप जेलों में उनको बंद कर रहे हैं, उनकी जो कैरियर है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। कई ऐसे वीडियो ये भी सामने आ रहे हैं कि देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन कैसे डंडे बरसा रही है, मानो कि वो खाकी जो पहन ली है तो खाकी का जो वर्दी है उसकी जो काम है वो कम उसकी काम निभा रही है, जो पर्सनल माना जाता है दुश्मनी जो होता है वो सामने लाठी से दिख रही है। तो लेकिन अब देखने वाली बात हो गई कि अभी जिस तरह से वहां पे बरेली में समाजवादी पार्टी के जो नेता मिलना चाह रहे थे उनको रोका गया है, तो आने वाले वक्त में क्या जब वहां पे और शांतिपूर्ण तरीके से माहौल शांत होती है या फिर जो बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है वो जब खत्म की जाती है तो उसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेता वहां पे पहुंचते हैं कि नहीं। और सबसे खास बात यह भी कि जब वहां पे इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से चालू कर दी जाएंगी, जब एसएमएस आने शुरू हो जाएंगे, तब देखने वाली बात होगी कि वहां के जो आम लोग हैं, आम आवाम है, वो अपने आप बीती क्या सुनाते हैं और क्या इस दरमियान भी पुलिस ने कुछ लोगों को टॉर्चर करने की कोशिश की या किसी पे ऐसे दबाव बनाने की कोशिश की कि आप जबरन आप ये जुर्माना कबूल कर ले, हम आपको रिहा कर देंगे। क्योंकि आमतौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस पे लगातार ऐसे एलिगेशन लगते रहे हैं कि प्रशासन जानबूझ पर लोगों पे दबाव बनाती है कि तुम ये जुर्म कबूल कर लो, हम तुम्हारी जो सजा है उसको कम करवा देंगे। देखिए, सबसे अहम बात ये कि आपने अभी हिंदू राष्ट्र की बात की कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लोगों का ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र सबको चाहिए जिसमें जो है मुसलमान को ये कह करके उसका इलाज ना किया जाए कि आप मुसलमान हो, आपका इलाज नहीं किया जाए, नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। क्या फिर कोई अगर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा है तो उसको परेशान करना चाहिए? क्या कोई इमाम अगर या कोई भी इंसान दाढ़ी टोपी वाला जो ट्रेन से सफ़र कर रहा है उसको परेशान किया जाना चाहिए? या फिर किसी भी मस्जिद पर चढ़ के आपको
भगवा झंडा फहराना चाहिए या फिर किसी भी मस्जिद के सामने आपको जा करके DSR के नारे लगाने चाहिए। अगर यही हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र उन लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर देगा जो लोग इसके लिए आज आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग इसके लिए आज कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र बनने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो बड़ी जाति के हैं। जो छोटी जाति के हैं उनको उसके बाद भी परेशानियाँ पैदा होंगी, क्योंकि यहाँ पर रीज़न ये है कि हम देखते हैं ब्राह्मणवाद जो है वो ज़्यादा हावी रहता है हर चीज़ पे, लेकिन जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए हमेशा मुसीबतें खड़ी होती रहती। कल हमने देखा एक वीडियो सामने आया शायद, जिसमें एक लड़की से बोला जा रहा कि आप मुसलमान हो, आपका इलाज नहीं होगा। अगर हम इस पूरे घटने की बात करें, इत्तेफाकन देखिए कि ये भी घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां पे वो भी प्रेग्नेंट महिला है। उसको जो लेडी डॉक्टर है वो खुद बोलती है कि तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। और बगल में जो लेडी होती है उसका भी यही आरोप रहता है कि उसको भी वो डॉक्टर बोलती है कि हम टच नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि भारत की कैसी तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे एक तरफ एक कथावाचक होती है, वो ये कहती है कि 15 साल की कथावाचक, हाँ, वो भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। वो ये कहती है कि हर इलाके में, गाँव में, वहाँ पे अब एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे लिखा को मुस्लिमों का यहाँ पे जाना मना है। वही दूसरी तरफ उससे उत्तर प्रदेश में ऐसा वीडियो सामने आता है जो कि डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन वो डॉक्टर शायद अपनी जो परमात्मा है उसको बेचकर उसका यह बयान सामने आता है कि तुम मुसलमान हो, हम तुम्हें इलाज तो करना दूर, हम तुम्हें टच नहीं करेंगे, जबकि वो भी एक महिला होती है, वो प्रेग्नेंट होती है। तो आप समझे कि ये कैसी तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है। और क्या आरएसएस, क्योंकि कहा जाता है आरएसएस पे हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि आरएसएस भी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है, तो क्या इसकी एक नई सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की जा रही है कि हर जगह ऐसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसके बारे में बात करने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश से और हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से, जहाँ पे जो दलित हैं उनको परेशान किया जा रहा है, जहाँ पे जो आदिवासी उनको परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, ईसाइयों को परेशान किया जा रहा है, उनके चर्चों को तोड़ा जा रहा है या फिर उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जो हैं धर्म परिवर्तन कराने की साजिश कर रहे हैं, ये पैसे दे करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो इस तरह की अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ हों या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर वो बाबा जो हिंदू राष्ट्र के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनके लिए भी ये एक सवाल ही है कि अगर हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान बन जाता है तो उसके बाद क्या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? क्या बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी? क्या महंगाई ख़त्म हो जाएगी? क्या पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलेगा? क्या डीजल 20 रुपये लीटर मिलेगा? इन सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए। गल्फ कंट्री से क्या वो बिजनेस करेंगे? बिल्कुल। तो क्या आप बात करेंगे, क्या बिजनेस करें कि नहीं करेंगे? क्या क्रिकेट में आप हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? ये सब चीज़ें सिर्फ फालतू की चीज़ें होती हैं। इन पे जो है आप वोट ले सकते हैं, इन पे लोगों को वलगरा सकते हैं, लेकिन जो अभी भी एजुकेटेड जो बंदा है, जिसके अंदर थोड़ी समझ है देश के लिए क्या चीज़ें अच्छी होती क्या बुरी होती, वो कभी भी इन चीज़ों पर बात नहीं करेगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहो। अगर आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमर को दी इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।